हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था FCFS शेड्यूलिंग को और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे। और जो हमारी FCFS होती है वो हमारी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होती है, जबकि जो हमारी SJFS है वो दोनों तरह की होती है। उसे हम प्रिमिटिव भी कह सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से एप्लीकेबल होती है ये। तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम पढ़ेंगे आप हम CPU शेड्यूलिंग की। तो आइए डिस्कस करते हैं। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग वर्क्स ऑन द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम और ड्यूरेशन फर्स्ट। मीन्स जो हमारी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसमें हम जिस भी प्रोसेस का सबसे शॉर्टेस्ट बस टाइम होता है उसे सबसे पहले हम सर्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, या उसी प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम होता है। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। जितनी भी हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे सब में जो बेस्ट एल्गोरिथम होती है वो SJFS होती है। दिस इज़ यूज इन बैच सिस्टम्स। इसको हम बैच सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। जैसा मैंने बताया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा। सिमिलर टाइप्स की जॉब में हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, ये आपको क्लियर होगा कि हम इसको बैच सिस्टम्स में ही इसको अप्लाई करेंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये दो तरह की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। नॉन प्रिमिटिव वो होता है जिसमें हम प्रोसेस को बीच में रोक नहीं सकते, और प्रिमिटिव वो होता है जिसमें हम प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को बीच में रोक के किसी दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा प्रिमिटिव। क्लियर? To successfully implement it, the burst time of the process should be known to the processor in advance. इस एल्गोरिथम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सभी प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो एडवांस में पता होना चाहिए, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल ऑल द टाइम, जो हर समय फिजिबल नहीं है। ओके, दिस scheduling algorithm is optimal if all the jobs or processes are available at the same time. ये एल्गोरिथम या ये अप्रोच तब ज़्यादा सक्सेसफुल है जब हमें ये पता हो जितने भी हमारे प्रोसेस हैं या जॉब्स हैं सभी एक समय पर अवेलेबल हो, क्योंकि हम उनमें से चूज कर सकते हैं कि किस भी प्रोसेस को हमें पहले स्टार्ट करना है और किस प्रोसेस को हमें बाद में स्टार्ट करना है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमारी सारी जॉब या प्रोसेस एक ही समय पर अवेलेबल हो, तभी हम चूज़ कर सकते हैं। अगर एक के बाद करके एक आएंगे तब हम उसमें से चूज़ नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास एक टाइम पे ओनली एक ही प्रोसेस होगा तो हमें उसे ही प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे, उसे ही प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे अगर हमारे पास एक ही प्रोसेस है एक टाइम पे। ओके, अगर सभी प्रोसेस एक टाइम पे आ चुके हैं तो हम उनमें से देखेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट किसका है। अगर हमारे पास एक ही प्रोसेस है एक टाइम पे और उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस आता है जिसका बस टाइम उससे कम है तो हम उसको बीच में रोक सकते हैं और उसे दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसकी जो अप्रोच है मैंने आप लोगों को बता दी है कि हमें किस टाइम पे कब हम अपनी शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं और कब ये जो कब ये हमारी एल्गोरिथम हमारे लिए बेस्ट रहेगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे तब हमें और क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो SJFS एल्गोरिथम है उसको हम कैसे अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हमारा CPU इस अप्रोच की हेल्प से प्रोसेस को हैंडल करता है। और ये जो अप्रोच है हमारी ये बैच सिस्टम में ही अप्लाई होगी, इस बात का हमें स्पेशली ध्यान रखना है।
और ये जो अप्रोच है हमारी सबसे ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है मिनिमाइज करने के लिए वेटिंग टाइम को। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये FCFS से कैसे अलग है और कैसे हम इसकी हेल्प से वेटिंग टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल है वो हमारा सेकंड एल्गोरिथम जो हमारी SJFS, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो उसी के बेस्ड हमने सेकंड एग्जांपल लिया है। ये हमारी नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल है। ये इसके दोनों एग्जांपल मैंने लिए हैं, नॉन प्रिमिटिव से भी और एक प्रिमिटिव से भी। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि एक प्रोसेस जब अगर एक बार एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया तो उसको हम बीच में रोक नहीं सकते, जबकि प्रिमिटिव में हम उनको बीच में स्टॉप कर सकते हैं और दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जेन चार्ट ड्रॉ करा इसका। अब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है एल्गोरिथम में कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व। अब हमारे पास 4 प्रोसेस हैं और जो बस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, तो जिसका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा वो सबसे छोटी जॉब होगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटी जॉब कौन सी है, P4 है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन होगा P4 का 0 से 2। फिर उसके बाद 3 जॉब बची हैं 21, 3 और 6। इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है P2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 3, फिर P2 का, फिर P3 का, और P1 जैसे सबसे बड़ी है 21, तो सबसे लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन होगा। अब सब जब अगर हमारा जेंट चार्ट करेक्टली ड्रॉ हो जाता है तो हमारा न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर जेंट चार्ट ड्रॉ करने में हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारा न्यूमेरिकल भी पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो वेटिंग टाइम निकालेंगे P1 के लिए। देखो P1 ये रहा है यहाँ पे, कब मिला इसको CPU 11 पे, तो इसका पूरा वेटिंग टाइम क्या हो गया 11। P2 के देखें, P2 कब मिला 2 पे, तो इसका 2 हो गया। P3 को कब मिला 5 पे, तो इसका 5 हो गया। P4 को 0 पे मिला था तो इसका वेटिंग टाइम 0 हो गया। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सभी को हम ऐड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 4.5 मिनट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो इसका एवरेज वेटिंग टाइम है 4.5 है, और जो हमने किया था इसी सेम न्यूमेरिकल को किया था हमने पहले FCFS से, उसका आया था हमारा वेटिंग टाइम 18.75। तो इसका इसमें तो बहुत, इसमें 18 यूनिट का वेट करना पड़ रहा था, इसमें 4 यूनिट का वेट करना पड़ रहा था। तो इससे बेटर परफॉर्मेंस है हमारी SJFS की FCFS से। नेक्स्ट हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। इसका फॉर्मूला होता है बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। तो सबको ऐड करते चलेंगे। बस टाइम 21, वेटिंग टाइम 11, 32, बस टाइम 3 2 5, 6 + 5 11, 2 + 0 ये, और एवरेज निकालेंगे, सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेटिंग टाइम आया, टर्न अराउंड आया इसका 12.5 यूनिट। अब जो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल को हम करेंगे प्रिमिटिव से। 2 तरह की एल्गोरिथम बताई थी मैंने टाइप्स इसके, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो पहला किया हमने वो प्रिमिटिव से किया है, सॉरी नॉन प्रिमिटिव से। अब करेंगे प्रिमिटिव से। अब इस बार जब प्रिमिटिव से करेंगे तो इनके अराइवल टाइम भी साथ में आ गए हैं। अराइवल टाइम मतलब आने का समय, बस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम, और हमारे 4 प्रोसेस हैं P1, P2, P3। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा और कहेगा कि कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इस बार एक चीज में एक्स्ट्रा है अराइवल टाइम, इसको आपको ध्यान से समझना है थोड़ा सा। अब देखिए जो एल्गोरिथम है वो है हमारी SJFS, प्रिमिटिव SJFS, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमें जेंट चार्ट ड्रॉ करना है इसका। तो जेंट चार्ट ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि 0 पे हमारा कौन सा आया है, P1 आया है। ओके, अराइवल टाइम आने का क्या है 0। तो उस टाइम पे कोई और प्रोसेस हमारे पास नहीं था, जबकि इसका बस टाइम सबसे ज़्यादा है। तो जब दूसरा प्रोसेस हमारे पास कोई नहीं है तो हम सबसे बड़े वाले को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई, आप देखें अगर आपके पास 4 काम है और 4 में से एक बहुत बड़ा है, लेकिन उस टाइम पे छोटे वाले टास्क हमारे पास आ ही नहीं है, तो हमें जब सिंगल होगा तो उसी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले 0 से 1 तक P1 को स्टार्ट किया। जैसे ही 1 पे आए तो एक प्रोसेस P2 भी हमारे पास आ गया। तो देखा हमने P2 भी है, जबकि अगर देखें तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सर्व पे काम करती है। तो P2 का जो बस टाइम है P1 से बहुत कम है। P1 का एक यहाँ पे
हो गया, तो बचा 20 और ये 3। तो 20 और 3 में जो छोटा है वो P2 है, तो हमने P2 को दोबारा, अब प्रिमिटिव में यही है कि हम किसी भी जॉब को स्टॉप कर सकते हैं, जब पहले वाला कंप्लीट होगा तो दोबारा उसको रिज्यूम करेंगे। तो फिर P2 को हमने ले लिया, P2 को लिया, 2 पे भी फिर जब 1 से 2 पे पहुंचे तो क्या हुआ कि हमारा P3 भी आ गया। P3 का लेकिन बस टाइम 6 था, जो कि P2 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने पहले P2 को ही कंप्लीट किया। फिर P4 आया, P4 का भी क्या था, 2 था, जो कि P3 से भी कम था। फिर P4 को लिया, और फिर P2 को, फिर P3 को, फिर P1। अकॉर्डिंगली हमने ऐसे करते चले गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेटिंग टाइम फॉर P1। P1 का वेटिंग टाइम देख सकते हैं। P1 का जो देखो, अगर हम P1 की बात करें, P1 एक बार यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एक बार यहाँ पे। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तो P1 का कोई भी वेटिंग टाइम नहीं है। स्टार्टिंग में जब आया था 0 पे, 0 पे ही इसको CPU मिल गया था। यहाँ पे इसने अपना 1 यूनिट कंप्लीट किया, और बाकी 20 यूनिट इसने यहाँ पे कंप्लीट किए। तो अब देखो यहाँ पे बाद में सब मिला 12 पे, और CPU कब छोड़ा था इसने, 1 पे। तो 12 माइनस 1 11, तो 11 यूनिट का इसने वेट करा है। P2 की बात करेंगे तो P2 को 1 पे मिला, आया कब था P2, 1 पे ही आया था, और दोबारा बीच में रुका था फिर यहाँ से। तो P2 दोबारा कब मिला, 5 पे मिला, छोटा कब था इसने, P3 पे। तो 5 माइनस 3 2 पे। ऐसे P3 की बात करेंगे, P3 को कब मिला है CPU, 6 पे मिला है, और आया कब था ये 2 पे। तो 6 माइनस 2 4। और P4 की अगर बात करें तो P4 एक बार आया था, वहीं पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था, तो 3 पे आया था, ये 3 पे ही इसको CPU मिल गया। तो 3 माइनस 3 0। अब एवरेज निकालना है तो चारों को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही नाउ टर्न अराउंड टाइम फॉर P1, बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। P2 के लिए भी ऐसे ही, P3 के लिए भी ऐसे ही, और P4 के लिए भी ऐसे ही। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने सभी को ऐड किया और 4 से डिवाइड करा, तो इसका टर्न अराउंड है 12.25 यूनिट। सभी स्टूडेंट को ये जो दो न्यूमेरिकल है सब लगभग समझ में आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो ग्रुप में इसको डिस्कस कर सकता है। थैंक यू। अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल और करेंगे दोनों तरह के पे, प्रिमिटिव पे और नॉन प्रिमिटिव पे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं अपना नॉन प्रिमिटिव SJFS का शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट साल नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे इसमें कंसीडर 5 प्रोसेस with their arrival time and bus time पांच प्रोसेस हैं जिनके हमारे बस टाइम और अराइवल टाइम दिए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम यूजिंग नॉन प्रिमिटिव SJFS। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें 5 प्रोसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस दिया हुआ है, ये हमारा बस टाइम और ये अराइवल टाइम। ठीक है, तो ये P1, P2, P3, P4, P5 बस टाइम इनके 6,
2834 और अराइवल टाइम है 25104। अराइवल टाइम का मतलब है आने का समय। कौन सा प्रोसेस सबसे पहले आया है? आपको दिख रहा है 00 पे सबसे पहले कौन आया है? P4 सबसे पहले आया है। उसके 1 यूनिट या 1 सेकंड कह लीजिए आप, 1 सेकंड के बाद फिर P3, फिर 2 सेकंड के बाद P1। इस तरीके से सारे प्रोसेस हमारे आए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, तो उसी की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन करना है और सबसे पहले जेंट चार्ट ड्रॉ करना है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि जेंट चार्ट अगर आप लोग अच्छे से बिल्कुल करेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा और आंसर भी आपका एक्यूरेट आएगा। और अगर आप नहीं ड्रॉ बुक कर पा रहे हैं जेंट चार्ट तो आप लोगों के आंसर्स भी गलत आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपना जेंट चार्ट ड्रॉ करना है और उसके बाद बाकी कैलकुलेशन करनी है। पहले आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप लोगों के पास 5 से 7 मिनट हैं इसको करने के लिए और सभी लोग इसको ट्राई करेंगे। तो अब आप लोग इसको क्वेश्चन को कीजिए। आपको चार से 5 मिनट में आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले जेंट चार्ट ड्रॉ करिए। अराइवल टाइम का आपको ध्यान रखना है इसमें। पहले वाले का अराइवल टाइम 2 है, P2 का 5 है और P3 का 1 है, P4 का 0 है और P5 का 4 है। जेंट चार्ट सभी स्टूडेंट ने ड्रॉ कर लिया होगा इसका और उसके बाद से सब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वेटिंग टाइम में आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोसेस आपका कब आया है और कब उसको CPU मिला है, उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। थोड़ा वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होगा FCFS से, क्योंकि FCFS में हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है, वो होता है हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग ही हम उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं।
जितना अराइवल टाइम है जब वो प्रोसेस हमारा आया है और कब उसे प्रोसेस मिला है, उसमें से माइनस करके ही हम उसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपका वेटिंग टाइम सही से कैलकुलेट हो गया है तभी आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम है वो हमारा अपने वेटिंग टाइम पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि वेटिंग टाइम को ही हम उसके बस टाइम में ऐड करके टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ने इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया होगा, और जब वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाता है तो उसके बाद हमारा इजी कैलकुलेशंस बस रह जाती हैं, कोई ज़्यादा लॉजिकली हमारा इसको कैलकुलेट करना नहीं रहता है। लॉजिकली जो कैलकुलेट होता है वो हमारा वेटिंग टाइम है, उसको हमें थोड़ा सा सोचना होता है। स्टूडेंट्स, आप सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब मैं इसको आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने किया है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप समझ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जैंट चार्ट ड्रॉ करना होगा स्टूडेंट्स, तो जैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 5 प्रोसेस है तो हम 5 ब्लॉक्स में इसको ब्रेक कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने FCFS किया था उससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अब हमारे पास 5 प्रोसेस हैं जिनका अराइवल टाइम भी हमारे पास है। अब मैंने बताया था कि अगर हमारे पास प्रोसेस हैं तो उनके आने का टाइम हमें देखना होगा। अब देखिए हमारे पास जब टाइम है स्टार्टिंग में, मतलब एट द स्टार्ट हमारे पास P4 है और P4 का टाइम है 0, तो सबसे पहले P4 चलेगा। तो यहाँ पे चलेगा हमारा P4, उसके बाद 3 तक ही चल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 3 तक हम पहुँच गए हैं तो 1 पे एक और आ चुका है, और 1 और 2 पे 2 प्रोसेस आ चुके हैं, P3 और P1। तो हमें P3 और P1 में से चूज़ करना है कौन सा, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट टेस्ट जो हमें अप्लाई करनी है। तो देखिए P1 का हमारे पास 6 है तो हम P1 को यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 तक ये देखिए सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास P2 भी आ गया, P3 और P5। अब P2, P4, P3 और P5 में से हमें चूज़ करना है। अब देखिए सबसे कम टाइम है P2 का, तो हम उसके बाद लेंगे हम P2 का। देखिए बस टाइम कितना है 2, तो हो जाएगा 11। अब बचा क्या हमारे पास P3 और P5 में कौन सा चलेगा P5 का क्या है हमारे पास 4 है, तो हो जाएगा 15। और जब लास्ट में एक ही प्रोसेस बचा है वो है हमारा P3, और तो P3 का जो हमारा है वो है 8, तो हो जाएगा 23। तो स्टूडेंट ये जैंट चार्ट आप लोगों को ड्रॉ करना था जो आप लोगों ने किया होगा। जिसका किसी उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहाँ से एक बार दोबारा मैच कर सकता है। ये इसका एक्चुअली में जैंट चार्ट होगा। अब जैंट चार्ट बन चुका है तो सभी स्टूडेंट अब आसानी से अपनी बाकी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए वेटिंग टाइम निकालना भी एक इशू होता है इसमें, तो वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए वेटिंग टाइम P1। अब देखिए स्टूडेंट P1 को कितना वेट करना पड़ा, P4 से चेक करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं इसको। जैसे जैन चार्ट बना है P4 का 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद P1 का, अब P1 देखिए स्टूडेंट 3 पे हमारा P1 ने स्टार्ट किया है अपना, जबकि आया कब था P1 आया था हमारा 2 पे, तो 3 - 2 यानी कि 1 इसका वेटिंग टाइम हुआ। अब उसके बाद आप चलिए P2 पर। P2 को देखिए 9 पे वर्किंग में आया है P2, जबकि आ चुका था कब
5 पे, तो 9 माइनस 5 यानी कि 4। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे किसका, P5 का। P5 को 11 पे मिला है CPU, और जबकि आ चुका था कब, 4 पे, तो 11 माइनस 4 यानी कि 7। और P3 में चलिए आप, P3 में हमारा है 15 पे आया है, और आया था कब मेमोरी में, 1 में, तो 14। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। सभी स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एवरेज वेटिंग टाइम आपको निकालना है, तो सबको ऐड करेंगे, 0 + 1 + 4 + 7 + 14 बाई 5, और हो जाएगा ये 26 बाई 5 बराबर 5.2। ठीक है। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर आपकी बात करेंगे, तो देखेंगे तो हो जाएगा, पहले P4 का देखिए, P4 का कितना है, 0 + 3 यानी कि 3। P1 का देखेंगे, 1 + 6 7। P2 का 4 + 2 बराबर 6। P5 का 7 + 4 बराबर 11। और P3 का देखिए 14 + 8 बराबर 22। तो एवरेज निकालेंगे इसका, कितना हो जाएगा, 3 + 7 + 6 + 11 + 22 बाई 5 बराबर, सबको ऐड कर दीजिए, 20 27 29 49 59 बाई 5। तो 5 बन जा, और फिर 5 बन जा 11.8 मिली जाए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इस एल्गोरिथम को सोल्व करेंगे। क्लियर समझ में आया होगा बिल्कुल आप लोगों को। दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं। अब स्टूडेंट सेम एग्जांपल को हमें करना है प्रिमिटिव की हेल्प से। हम देख सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा जेंट चार्ट इसका आप लोगों को टफ पड़ेगा। प्रोसेस हो गया हमारा बस टाइम और अराइवल टाइम। यहाँ पे देखिए आप, P1 P2 P3 P4 P5, और ये हो जाएगा हमारा 6 2 8 3 4 2 5 1 0 4। ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम करते हैं जेंट चार्ट ड्रॉ, और अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें पता है सबसे पहले हमें कौन सा चलाना है। 0 पे हमारा P4 चलेगा क्योंकि P4 ही है, और 3 तक चल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखना है स्टूडेंट हमारे पास P1 और P3 आ चुके हैं। P1 और P3 आ चुके हैं, 2 इसका है और 1 इसका है। अब देखिए P1 और P3 में कौन सा चलेगा, हमारा 6 इसका कम है, तो हम यहाँ पे चलाएंगे P1 को। P1 का जैसे ही आपने 4 पे पहुँचे, तो 4 पे एक प्रोसेस हमारे पास P5 भी आ चुका है 4 पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्व है, तो उसमें आप लोगों को एक चीज़ देखनी है कि जिसकी जॉब सबसे छोटी होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे।
अब हमारे पास आप देख सकते हो कि P1 है हमारे पास और P3 है और P4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका और P5 है। अब देखिए P1 का एक यूनिट एग्जीक्यूट हो चुका, तो 6 माइनस 1 बराबर 5, तो 5 वाला है हमारे पास, एक 8 वाला है और एक 4 वाला है। अब ये हमें पता है कि हमें शॉर्टेस्ट जॉब लेना है, तो हम 4 पे कौन है हमारे पास, P5 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रिमिटिव से कर रहे हैं तो P1 को हम यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेंगे और P5 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने 5 किया तो 5 पे अब P5 का एग्जीक्यूट होगा। P5 का कितना बच गया, 4 माइनस 1 बराबर 3। लेकिन जैसे ही हम 5 पे पहुंचे तो हमारा एक प्रोसेस और आ चुका था, जिसका नाम था P2 और इसका बस टाइम सबसे कम था 2। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अब हमें P5 को भी स्टॉप करना होगा और यहाँ पे लेना होगा हमें P2। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको भी रोकना होगा, P2 को चलाना होगा। P2 अब चलेगा 2 7 पे। अब देखिए कौन सबसे कम है, ये 3 पे है, ये 5 पे बचा हुआ है और ये 8 पे। तो फिर उसके बाद चलेंगे P5 के बचे हुए कंप्लीट करेंगे 10 तक, 3 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बच गया हमारे पास 5 वाला और 8 वाला। तो 5 वाला किसका है, P1 का, तो P1 को लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। P1 के कंप्लीट करेंगे कितने, 15। और उसके बाद बचा कुछ हमारा रहता है P3 और P3 की 8 कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो फाइनली ये जेंट चार्ट हमारा बनेगा। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। हमें देखना है कि शॉर्टेस्ट, जब तक हमारे अराइवल टाइम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं और हमारे नए प्रोसेस आ रहे हैं, तब तक हमें देखना पड़ेगा कि जो आने वाला जो नया प्रोसेस है, क्या उसका बस टाइम हमारे जो पीछे रह गए हैं प्रोसेस उनसे कम है। इज इट क्लियर? जितने वाले हमारे आने वाला जो प्रोसेस है उसका बस टाइम पीछे वाले से अगर कम है तो हम पहले वाला रोक देंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में रखनी है कि हमें जो पिछला, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास 5 प्रोसेस थे, P1 P2 P3 P4, ठीक है, 5। अब इनके बस टाइम थे, तो स्टार्टिंग में 0 वाला बस टाइम था तो हमने चलाया। जैसे ही हम पहुँचे, अब 3 था इसका, जैसे 1 पे गया तो 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 गया तो 3 हो गया। तो जब तक 3 पर पहुँचे तब तक हमारे पास 2 नए प्रोसेस और आ चुके थे। देखो 0 1 2 और 0 के बीच में एक प्रोसेस 2 पे आया है और एक प्रोसेस 1 पे आया है। अब स्टूडेंट आप इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कौन सा करा। सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया हमारा शॉर्टेस्ट जॉब से है, तो दोनों में से जो शॉर्टेस्ट जॉब है वो P1 की है, जिसका बस टाइम हमारा 6 है। तो हमने P1 को जैसे 3 से 4 पे पहुँचे। अब आप स्टूडेंट आप देख रहे होगे 4 पे भी एक प्रोसेस आया है और एक 5 पे। पैरेलल टाइम 4 भी है और 5 भी है। तो हमें 4 और 5 दोनों पे चेक करना पड़ेगा कि अब हमें कौन सा प्रोसेस को रन करना है। अब देखिए जैसे ही 4 पर पहुँचे तो 4 पर जाने के बाद में एक प्रोसेस P5 भी हमारे पास आ चुका है। तो P5 P1 और P3 हमारे पास है। तो इसका 5 बचा हुआ है, इसका 8 और इसका 4। तो 5 8 4 में जो सबसे छोटी जो जॉब है वो है P5, क्योंकि उसका बस टाइम है 4। तो हमें P4 को ही इसमें से P5 को ही लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे 5 पे पहुँचे तो एक और छोटा प्रोसेस P2 आ गया। हमारा अराइवल टाइम 5 है, P2 का वो आ चुका है और वो सबसे छोटी जॉब है जिसका बस टाइम ओनली 2 है। इसका बस टाइम ओनली 2 है, तो उसे हमें एग्जीक्यूट करना होगा। तो स्टूडेंट जिसका 2 है उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हमने P2 को किया, फिर बाद में बाकी चीज़ों जिसकी जितना बस टाइम बचता गया, जो सबसे छोटा प्रोसेस है उसको पहले हम करेंगे और बाद वाले को उससे आगे करेंगे। तो ये हमें यहाँ से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने P5 को किया है, फिर P1 को और फिर P3 को। इस तरीके से हमारा जेंट चार्ट कंप्लीट हुआ है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी ने, ये वाला सबसे टफ एग्जांपल था जो मैंने सोल्व करा दिया है। एक बार खुद से भी आप इसको ट्राई करेंगे। अब जब ये हो चुका है तो अब आप इसकी बाकी की कैलकुलेशन भी कंप्लीट करेंगे। उसमें थोड़ा वेटिंग टाइम हम निकालेंगे। अब देखिए जब वेटिंग टाइम हो P1 P4 का निकालेंगे आप, वेटिंग टाइम P4 का निकालेंगे। अब देखिए P4 हमारा आया था कब, 0 पे, और 0 पे ही वो सारा प्रोसेस हो गया है, तो ये हो जाएगा इसका 0। अब देखिए P1 का, अब देखेंगे यहाँ पे आप कि P1 कब आया है हमारा। P1 आया है 2 पे,
ठीक है। और प्रोसेस कब मिला, 3 पे, तो 3 - 2 बराबर 1। 1 का तो यहाँ पे, अब देखो यहीं पे P1 पूरा नहीं हो गया है हमारा, ठीक है। अब फिर दोबारा 10 पे मिला है इसको, और छोड़ा कब था इसने, 4 पे, तो 10 - 4 6 हो गया, ठीक है। तो इसका टोटल हो गया 7। कितना हो गया, 7। अब ऐसे ही आप देखेंगे P5 का। अब स्टूडेंट P5 कब आया था, 4 पे आया था, 4 पे मिला, यहाँ तो हो गया 4 - 4 बराबर 0, तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए P5 का आपने 5 पे छोड़ा, दोबारा कब मिला इसको, 7 पे मिला, तो 7 - 5 2 और ऐड कर लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, इसका वेटिंग टाइम हो गया 2, ठीक है। इसका वेटिंग टाइम हो गया 2। अब आप देखेंगे P2 का। P2 हमारा 5 पे आया है और एक बार चला है, 2 बार उसको नहीं लगा, तो 5 - 5 बराबर 0, ठीक है। क्लियर। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बचा हमारा P3। अब देखिए P3 भी एक बार में ही कंप्लीट हुआ है। ऐसे प्रोसेस हमारे, एक तो P1 है जिसको 2 बार हमने यूज़ किया है, और एक हमारा P5 जिसको 2 बार यूज़ किया है। बाकी सारे प्रोसेस को एक सिंगल उसमें ही हमने किया है। तो अब आप देखेंगे कि P3 है, P3 हमारा 15 पे CPU मिला है P3 को, और जबकि आया कब था ये, 1 पे, तो 15 - 1 आप करेंगे तो हमें मिलेगा 14। क्लियर। एक बार और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे P1 की बात करेंगे तो P1 का हमारा क्या है, P4 का, सॉरी, P4 जो स्टार्टिंग में 0 पे आया था, और 0 पे इसको प्रोसेस मिल गया और पूरा एक बार में कंप्लीट हो गया, उसे उसके बाद कोई वेट नहीं करना पड़ा, तो 0। मेन समझने वाली बात P1 में है। P1 को हमने 2 बार में एग्जीक्यूट किया, एक बार तो यहाँ से यहाँ तक चला उसको, और एक बार यहाँ से यहाँ तक, उसके अलावा उसे वेट करना पड़ा। अब P1 हमारा आया था 2 पे, मिला उसको 3 पे, तो 3 - 2, एक का तो यूनिट का तो वेट यहाँ करना पड़ा। उसके बाद यहाँ से छोड़ने के बाद में फिर दोबारा 4 पे जैसे पहुँचे, उसको दोबारा फिर होल्ड पे डाल दिया गया, और दोबारा कब मिला, 10 पे मिला, तो 10 - 4 6 का वेट उसे दोबारा फिर करना पड़ा, तो टोटल वेटिंग टाइम किसका हुआ, 7, ठीक है। उसके बाद P5 का भी ऐसे ही 4 - 4 0, स्टार्टिंग में तो 4 पे आया था, 4 पे मिल गया, उसके बाद 2 हमने उसमें और ऐड किया है, तो हो गया यहाँ पे ये 2 का, ठीक है। और बाकी तो एक बार में कंप्लीट हुए सारे, तो इनका हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम, तो 0 + 7 + 2 + 0 + 14/5, और 9 और 14 23/5 बराबर 4.5 यूनिट। अब स्टूडेंट देख रहे हो, सेम एग्जांपल को हमने अगर प्रिमिटिव से किया है तो वेटिंग टाइम आ रहा है 4.5, और अगर उससे किया था पहले तो उसका आ रहा था 5.2। तो यानी कि प्रिमिटिव हमारी जो एल्गोरिथम है वो नॉन प्रिमिटिव से बेटर है, इसीलिए उसका जो हमारा वेटिंग टाइम आया है वो उससे कम आया है, ठीक है। इसी तरीके से आप एवरेज वेटिंग टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेटिंग टाइम में बस टाइम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब जैसे P1 के लिए करोगे तो P1 का कितना है, P1 का है हमारा 7 + 6 बराबर 13। P2 के लिए करेंगे, P2 का कितना वेटिंग टाइम है, 0 + 2 बराबर 2। P3 के लिए 14 + 8 22। P4 के लिए 0 + 3 बराबर 3, और P5 के लिए 2 + 4 बराबर 6। तो एवरेज निकालेंगे इनका अगर हम, 13 + 2 + 22 + 3 + 6/5। तो देखिए 24 30 43 46/5, तो ये आएगा हमारा
9.2 और जबकि पहले वाले एल्गोरिथम से क्या था तो उसका आया था 11.8। तो हमारी जो प्रिमिटिव SGFS एल्गोरिथम है वो बेस्ट एल्गोरिथम है वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हमने शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के सारे एग्जाम्पल किए हैं और सभी को मैंने अलग अलग आपसे समझाया भी है। तो आप सभी लोगों को इसमें ध्यान देना है और अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करनी है इन एग्जाम्पल्स की, और खुद से भी एक बार करने की ट्राई करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।